सो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग 3 टाइप से पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक और इंटरनेशनल। माइक्रो इकोनॉमिक में हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर्स, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे देखते हैं, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स फर्म्स का स्टडी करते हैं। माइक्रो माइक्रो इसमें हम लोग देखते हैं नेशन का इकोनॉमिक का स्टडी देखते हैं, जिसमें जीडीपी, मॉनेटरी, फिस्कल पॉलिसी और इन्फ्लेशन देखते हैं। इंटरनेशनल में हम लोग ओवरऑल स्टडी ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ देखते हैं इंटरनेशनल में, फिर और करेंसी एक्सचेंज देखते हैं, जियो पॉलिटिक्स देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग इस वाले वीडियो में जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड को हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ ये जो इकोनॉमिक्स में आते हैं क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी वगैरह आते हैं, वो सब कुछ इंट्रोडक्शन टू जियो पॉलिटिक्स। जियो मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी, और पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स। तो ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने के लिए, लाइक ज्योग्राफी, अगर मेरे पास एडवांटेज है तो मैं कैसे कैसे क्या क्या कर सकता हूँ, किसी कंपनी पे किसी कंट्रीज़ पे क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ये सब चीज़ें को पढ़ते हैं हम लोग जियो पॉलिटिक्स में। जियो पॉलिटिक्स का हम लोग इसको इसलिए स्टडी करते हैं ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट समझ सकें, अपना इन्वेस्टमेंट अगर किसी कंट्री में कर रहे हैं तो उधर कैसा जियो पॉलिटिक्स है वो सब चीज़ को समझ सकें, दूसरे अपने कंट्री में डाल रहे हैं पैसा तो वो कैसे कर सकें। तो इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जियो पॉलिटिक्स का मतलब इंट्रैक्शन बिटवीन नेशन, एक नेशन कैसे दूसरे नेशन पे बातचीत करता है, ये सब चीज़ें पे देखते हैं, ठीक है। इसमें IMF, NTO, वर्ल्ड बैंक, ये सब चीज़ें भी आते हैं, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड रूल करते हैं IFRS का। फिर बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स में 2 टाइप्स आते हैं, एक होता है स्टेट एक्टर, एक होता है नॉन स्टेट एक्टर। स्टेट एक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट बॉडीज़ होता है जिसका खुद का कंट्री होता है, और नॉन स्टेट एक्टर जो एक ग्रुप होता है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं, लाइक MNC, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, NGOs होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनके डिसीजन से। फिर बात करते हैं हम लोग जियो पॉलिटिक्स हम लोग क्यों यहाँ पे एग्जामिन करते हैं, ताकि हम लोग ज्योग्राफी को समझ सकें, और लेवल ऑफ कॉर्पोरेशन क्या वो लो लेवल पे कि हाई लेवल पे। ज़रूरत नहीं कि 100% लो पे हो, यहाँ पे इन बीच में कहीं पे भी लाई कर सकता है। अगर हाई कॉर्पोरेशन होगा तो हम क्लोजली वर्क करेंगे कंट्रीज़। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, मिलिट्री और ट्रेड एग्रीमेंट्स होगा, टेक्नोलॉजी शेयर होगा, मिलिट्री शेयर होगा, ठीक है। फिर अगर कॉर्पोरेशन अच्छा रहा तो डिप्लोमेसी और मिलिट्री कॉर्पोरेशन होगा। फिर इकोनॉमिक अच्छा होगा, इकोनॉमिक इन द सेंस वो लोग अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम करेंगे। फिर उसके बाद कल्चरल में अच्छा रहेगा, लैंग्वेज हो रही, माइग्रेशन, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है कॉर्पोरेशन बढ़ाने में, अगर लैंग्वेज सेम हो गया, कस्टम हैबिट सेम हो गया तो, है ना। फिर बात करते हैं सॉफ्ट पावर की, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री को बिना फोर्स या वार से कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। लाइक अगर US है तो US कैसा एप्पल बनाता है, इंडिया कैसा योगा डेमोक्रेसी में, वो सॉफ्ट पावर मतलब उसके हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकता है बिना वार या फोर्स के। फिर बात करते हैं हम लोग लेवल ऑफ कॉर्पोरेशन का, तो लेवल ऑफ कॉर्पोरेशन हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, ये पॉलिटिकल आउटकम से होता है, इलेक्शन साइकिल से, है ना। फिर उसके बाद लेवल ऑफ कॉर्पोरेशन में की बात करते हैं हम लोग, ये और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है, लाइक डिजायर आउटकम, जो हमें आउटकम मिल रहा है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी पे बात करता है कि तो मेरे को नेशनल सिक्योरिटी बढ़ाना है तो मैं कॉर्पोरेशन तो नहीं करूँगा, मैं अपनी कंपनियों को रखूँगा वहाँ पे, और मिलिट्री में भी मैं कॉर्पोरेशन नहीं करूँगा, कोई कॉर्पोरेशन नॉन कॉर्पोरेशन में जाऊँगा। तो एक कंट्री के कई सारे पॉलिसी कई जगह पे कॉर्पोरेट होता है, कॉर्पोरेशन में रहता है, कई जगह पे नॉन कॉर्पोरेट में रहता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं जियो फिजिकल रिसोर्स इंडोमेंट। इसका मतलब ये होता है ना कि मान के चलो एक कंट्री है जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेस है, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे कंट्री पर डिपेंड नहीं होगा, उसको खाने पीने के लिए तो भी दूसरे कंपनी पर कंट्री पर डिपेंड करना पड़ेगा, तो मैं उसको कॉपरेट करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये होता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड जियो पॉलिटिकल एडवांटेज अवेलेबल इन कंट्री विच इन्फ्लुएंस इट्स इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल पावर, और इससे वो इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं नेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन का मतलब, नेशनलाइजेशन मतलब एक जब कंट्री अपने फ़ायदे के लिए, ओन इंटरेस्ट के लिए काम करता है, ठीक है, तो वो ओन इंटरेस्ट सबसे पहले देखता है। तो इसमें दो देखता है, एक इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट, एक कॉम्पिटिटर्स इंटरेस्ट। इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट मतलब वो पहले अपने फ़ायदे के लिए खुद पर फोकस करने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं। फिर कंपटीशन इंटरेस्ट यानी कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरे कंट्रीज से कंपटीशन करता है ना, कि हाँ भाई दूसरा कंपनी टेक डेवलप कर रहा है तो मैं भी टेक डेवलप करूँगा, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं नेशनलिज्म खुद के फ़ायदे में देखता है, मतलब वो नॉन कॉर्पोरेट में आता है, मतलब हो सकता है थोड़ा यहाँ पे लाई करे, यहाँ पे लाई करे, इन द सेंस। फिर ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है, ग्लोबलाइजेशन मतलब कि दुनिया में जो कंट्रीज होते हैं वो बिजनेस, टेक और कल्चर से कैसे कनेक्ट होते हैं। फिर ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, और इंटीग्रेशन बिटवीन इकोनॉमिक और कल्चरल करते हैं। फिर उसके बाद इसमें गुड्स, कैपिटल, करेंसी, कल्चर सब आसानी से मूवमेंट हो सकता है। तो ये रहा जो ग्लोबलाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं अपना 100% कॉपरेट नहीं होता है, पर थोड़ा बहुत कॉपरेशन साइड में दिख जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग, अभी हमने पढ़ लिया यहाँ पे
नेशनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, कॉरपोरेशन, नॉन कॉरपोरेशन सब पढ़ा। तो ग्लोबलाइजेशन और नॉन कॉरपोरेशन में अगर कोई ये 4 क्वाड्रेंट्स है, तो अगर ग्लोबलाइजेशन और नॉन कॉरपोरेशन में कोई कंट्री लाई करता है तो उसको हम लोग हेजेमनी बोलेंगे, ठीक है। हेजेमनी इन द सेंस USA को बोल सकते हैं, जो ओपन फॉर ग्लोबलाइजेशन के लिए ओपन है, पर कहीं ना कहीं क्या वो नॉन कॉरपोरेशन में आता है। तो अगेन मैं बता देता हूँ, ग्लोबलाइज कंपनी है, ग्लोबलाइज कंट्री है और नॉन कॉर्पोरेट कर रहा है, मतलब नॉन कॉर्पोरेशन ज़्यादा कॉर्पोरेट नहीं करेगा, मतलब ग्लोबलाइज है पर वो ज़्यादा अपने मनमाने करेगा, इन द सेंस वो हेजेमनी में आएगा। ओपन फ्लोर है, उसके जो साइज है, स्केल है, उससे वो उसके पास एक पावर है जिससे वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो USA हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं नॉन कॉर्पोरेट भी और नेशनलिज्म भी है, मतलब वो भाई ओपन फॉर ग्लोबलाइजेशन भी नहीं है, ओपन फॉर किसी भी चीज़ के लिए, ट्रेड के लिए नहीं है, और ये नहीं कि खुद से सेल्फ रिलायंस है, नेसेसिटी पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन खुद ही पे इसमें करेगा, खुद ही का इसका इधर इसमें का जो प्रोडक्ट के सप्लाईज होते हैं वो उधर के ऑटार्की प्राइस पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो क्लोज कंट्री फॉर ट्रेड होता है ना। तो सेल्फ रिलायंस इकोनॉमिक बाहर पर कम डिपेंड करता है, तो नॉन कॉर्पोरेशन और नेशनलिज्म कंट्रीज में आता है। फिर बायलैटरल की बात करते हैं, बायलैटरल मतलब जो कंट्रीज हमारे साथ पसंद है, जो जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप है, उनके साथ ही हम लोग कर सकते हैं, इन द सेंस अब आप समझ लो मैक्सिमस में मिल जाता है। फिर मल्टीलैटरलिज्म का मतलब ये होता है ना कि इसमें मैं मैक्सिमम के साथ ओपन फॉर ट्रेड हूँ, है ना। इसमें आराम से इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है, अदर कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, ओपन फॉर ट्रेड एवरीबडी। इसमें रीजनलिज्म भी आता है, यूरोप, इसमें मोस्ट ट्रेड करते हैं लोग अपने आजू बाजू वाले कंट्री के साथ। फिर उसके बाद बात करते हैं स्टेट एक्टर्स और नॉन एक्टर्स के। तो स्टेट एक्टर्स इन द सेंस, स्टेट एक्टर्स हमारा गवर्नमेंट होता है, ठीक है। नॉन सेक्टर ऐसे हैं, कंपनी वगैरह होते हैं जो मोर ग्लोबलाइज होते हैं। अभी इसमें बिजनेस और इन्वेस्टर्स आते हैं, तो ये इन्वेस्ट आउटसाइड द होम कंट्री ट्राई करते हैं। अभी होम कंट्री में करेंगे तो इससे क्या होगा, आउटसाइड द होम कंट्री तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा, और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी अच्छा है। फिर बात करते हैं ये किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो FDI और FPI के थ्रू। FDI इन द सेंस मतलब ये नहीं क्या, FDI का मतलब फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में ये कैसे फिजिकल कैपेसिटी डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं कंपनियों में, इनका ओनरशिप लेते हैं, लेकिन ये कैसे, ये ओनरशिप नहीं चाहिए इनको, बस रिटर्न चाहिए इनको। रिटर्न से मतलब होता है लाइक ये सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। अब जियोपॉलिटिकल रिस्क की बात करते हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क जब इकोनॉमिक को इफेक्ट करता है, तो ये किस तरीके के रिस्क हो सकते हैं जो इकोनॉमिक को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आता है इवेंट रिस्क। इवेंट रिस्क में हमारे पास टाइमिंग भी नहीं पता, आउटकम भी नहीं पता, इन द सेंस इलेक्शन, टाइमिंग पता होता है, लाइक इलेक्शन आने वाला है, लेकिन इलेक्शन आएगा तो स्टॉक मार्केट कैसा बिहेव करेगा ये हमें नहीं पता होता है। एक्सोजीनियस रिस्क यानी कि हमें टाइमिंग भी नहीं पता, आउटकम भी नहीं पता। मान के चलो सुनामी एकदम से आ गया तो हमें नहीं पता था, है ना। तो एग्जाम्पल वार, ठीक है, इसे एकदम से बहुत हाई वेलोसिटी से आता है, बहुत जल्दी आता है, और इम्पैक्ट करता है फाइनेंशियल मार्केट को बहुत गंदा। और इसमें ब्लैक स्वान रिस्क जो एक्सोजीनियस होता है, अगर शॉर्ट टर्म में आ रहा है तो उसको हम लोग एक्सोजीनियस जिसको ब्लैक स्वान रिस्क भी बोलते हैं, इन द सेंस शॉर्ट टर्म में आता है, और ये एक्सोजीनियस रिस्क होता है, टाइप ऑफ ऑल्सो नोन एज एक्सोजीनियस रिस्क, जिसका हमको इम्पैक्ट नहीं पता होता है, शॉर्ट टर्म में आता है, बहुत हाई वेलोसिटी से, बहुत रेयर होता है और हार्ड टू प्रिडिक्ट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इसके बहुत कम होती है, इम्पैक्ट बहुत गंदा होता है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, और शॉर्ट टर्म में आता है। फिर बात करते हैं, हमने यहाँ पे रिस्क पढ़ लिया कि इवेंट रिस्क, एक्सोजीनियस रिस्क, और एक और आता है थीमेटिक रिस्क। तो थीमेटिक रिस्क में इफेक्ट फेल्ट ओवर लॉन्ग टर्म पीरियड, हमें लॉन्ग टर्म में मिलता है, लॉन्ग टर्म तक इसका रिस्क पता चलता है लॉन्ग टर्म में, लाइक साइबर रिस्क, AI रिस्क, इतना। फिर आता है फोरकास्टिंग मतलब जियोपॉलिटिकल रिस्क जो होता है उसका इफेक्ट कैसा होगा, तो उसका फोरकास्टिंग करते हैं। तो पहला आता है इफेक्ट ऑन जियोपॉलिटिकल रिस्क, फोरकास्टिंग इफेक्ट ऑन जियोपॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। लाइक जियोपॉलिटिकल इवेंट हो जाए तो उसका इफेक्ट कैसे होगा, तो प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, इन द सेंस ये बताता है कि जो प्रोबेबिलिटी है, इन द सेंस इट टेल्स चांसेस ऑफ इवेंट हैपन्स, कि कितने चांसेस हो उसके हैपनिंग के, लाइक उसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना हम लोग। तो उसको लाइकलीहुड को याद रखना, ये जहाँ पे आएगा राइट कर देना। फिर मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को मतलब कहीं ना कहीं हम लोग नंबर से नापते हैं, तो इम्पैक्ट कितना तक हो सकता है, ज़्यादा पड़ेगा इम्पैक्ट, कम पड़ेगा इम्पैक्ट, वो बताता है। वेलोसिटी इन द सेंस इम्पैक्ट की स्पीड बताता है। आइदर जैसे हाई स्पीड, अगर हाई स्पीड में आता है मतलब शॉर्ट टर्म में आ रहा है, हाई स्पीड हो गया तो मतलब बहुत जल्दी आ रहा है ना, तो शॉर्ट टर्म में आ रहा है। तो एक्सोजीनियस रिस्क, जिसको हम लोग ब्लैक स्वान रिस्क भी बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद इसमें शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म में इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मीडियम में इंडस्ट्रीज तो कंपनी कॉस्ट प्रोसेस वगैरह ये सब चीज़ों को मीडियम में इंडस्ट्रीज तो कंपनी सफ़र करता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वगैरह को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ जाता है। फिर बात करते हैं कॉरपोरेशन और ग्लोबलाइजेशन की।
तो कॉर्पोरेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लेवल की बात करते हैं, तो अगर कॉर्पोरेशन और ग्लोबलाइजेशन हाई है तो रिस्क ऑफ वार भाई नहीं होगा, क्योंकि आपस में मिलजुल कर ट्रेड कर रहे हैं, और सप्लाई चेन इशू बढ़ सकता है। अगर मान के चलो, अगर किसी मान के चलो कंट्री ए है, कंट्री बी है, तो ये दोनों आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और इस एक फर्स्ट वाले कंट्री का इसके साथ फाइट हो जा रहा है, तो भाई ये नहीं दे पाएगा सप्लाई वगैरह, इतना नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं इसको रिस्क हो जाएगा, इसका जो सप्लाई चेन इशू बढ़ जाएगा। तो इसी के लिए हाई सप्लाई चेन, अगर हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं ट्रेड में किसी पे, तो हाई सप्लाई चेन रिस्क आ सकता है। फिर बात करते हैं एनालाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ जियो पॉलिटिकल रिस्क। हम लोग क्यों एनालाइज करते हैं? तो जियो पॉलिटिकल रिस्क मैंने क्या, बहुत सारा हमको एफर्ट्स लगता है, टाइम लगता है, रिसोर्स लगता है, इन्वेस्टर्स लगते हैं, कॉस्ट लगता है, ये सब चीज़ें लगता है। तो जो कॉस्ट में आता है इफेक्ट, टाइम, रिसोर्सेज लगते हैं हमको। अगर इम्पैक्ट जो होता है वो अगर ब्रॉड लेवल पे है तो कंट्री को इम्पैक्ट करेगा, रीजन्स को इम्पैक्ट करेगा, और अगर डिस्क्रीट लेवल पे है तो एक कंपनी या फिर इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करेगा। अगर जो इम्पैक्ट है, अगर वो हाई इम्पैक्ट है तो हमको एनालाइज करना चाहिए ताकि हमको पता चले। अगर लो इम्पैक्ट दिख रहा है तो इग्नोर भी कर सकते हो। फिर इम्पैक्ट ऑफ जियो पॉलिटिकल रिस्क इन इन्वेस्टमेंट। अगर एक इन्वेस्टमेंट है तो वो नहीं क्या अपने एक इन्वेस्टर है तो वो नहीं क्या मेजर करता है अपना पोटेंशियल इम्पैक्ट का। तो जो मेजर करता है, गॉज का मतलब मेजर होता है, इसको दो तरीके से मेजर कर सकता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो टू आइडेंटिफाई रिस्क ओवर टाइम एक साइन पोस्ट यूज़ करता है। साइन पोस्ट मतलब एक सिग्नल होता है और एक इंडिकेटर होता है, तो बताता है कि कितना जो इवेंट होगा वो कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा। लाइक एक VIX, अगर VIX बढ़ गया, मतलब वॉलेटिल इंडेक्स मार्केट अगर बढ़ गया, तो बताता है कि अनसर्टन है यहाँ के इन्वेस्टर सभी के टाइम पे, ठीक है। फिर पहले के टाइम पे इंटरनेशनल ट्रेड 25% होता था, अभी के टाइम पे 60% हो गया है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइमिंग बता रहा है, अभी तो बहुत बढ़ गया होगा। फिर बात करते हैं टूल्स ऑफ जियोपॉलिटिकल रिस्क। क्या क्या टूल्स जियोपॉलिटिक्स यूज़ करता है? नेचर अपने, इट मीन्स नेशन ऑफ इंटरेस्ट अचीव करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करता है? तो इसमें आता है नेशनल सिक्योरिटी टूल्स, इकोनॉमिक टूल्स और फाइनेंशियल टूल्स। तो नेशनल सिक्योरिटी टूल्स यूज फॉर इन्हेंसिंग द सिक्योरिटी एंड पावर ऑफ अ कंट्री, ठीक है। ये अगर मान के चलो, ये क्यों यूज़ करता है? ताकि आर्म के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सके उसको कम कर सके, ठीक है। जिससे इकोनॉमिक, अगर मान के चलो आर्मी में फ़ाइट हो रही है, किसी नेशन में फ़ाइट हो रहा था, इकोनॉमिक डाउन होता है, माइग्रेशन बढ़ जाता है, फिजिकल एसेट डैमेज हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ को प्रिवेंट करता है ये नेशनल सिक्योरिटी टूल। फिर स्पियोनजी मतलब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ना लीक हो। फिर उसके बाद एक बाय और मल्टीलैटरल मिलिट्री एग्रीमेंट, यानी कि अगर मेरी कंट्री में फ़ाइट हो रहा है तो भाई तू भी मेरे को हेल्प कर देना, तू भी मेरे को हेल्प कर देना, इसका मतलब एग्रीमेंट होता है। फिर इकोनॉमिक टूल्स, ट्रेड और इकोनॉमी के थ्रू इन्फ्लुएंस करना होता है। सब इसको कॉर्पोरेट में है, कॉर्पोरेशन में है, तो जब कंपनी मिलजुल के इकोनॉमिक रिलेशन इंप्रूव करें, तो इसमें मैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करूँगा भाई, नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चार्ज लूँगा, कॉमन मार्केट, ठीक है, आराम से लेबर वेबर सब एक्सचेंज हो जाएंगे वहाँ पे। और यूनियन इन द सेंस इकोनॉमिक, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कम कर देता है। मॉनिटरी इन द सेंस सेम करने से कर देते हैं, जिसको हम लोग यूरोपियन जोन बोलते हैं, यूरो जोन लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं नॉन कॉर्पोरेशन में। तो नॉन कॉर्पोरेशन में हमारा डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, सम पोर्शन ऑफ इक्विपमेंट तुम हमारे इधर से बनाओ तभी हम तुम्हारे प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो ये कहीं ना कहीं नॉन कॉर्पोरेट हो पा रहा है। फिर VER इन वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्टोरेंट्स, यानी कि कुछ कंट्री, मान के जो एक्सपोर्टिंग कंट्री खुद के ही प्रोडक्ट को, खुद के एक्सपोर्ट्स पे लिमिट लगा देती है, ताकि अगर मैंने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया तो आगे वाले कंट्री कहीं मेरे पे टैरिफ, सैंक्शन, क्वाटा और भी चीज़ें ना मेरे पे टैरिफ ना इम्पोज कर दे, ये सब चीज़ें ना इम्पोज कर दे, उसके डर से पहले ही खुद कम कर लेता है, एक लिमिट में कर देता है। फिर फाइनेंशियल टूल्स यूज़ फॉर कंट्रोलिंग फाइनेंशियल सिस्टम एंड मोनोपोली मनी फ्लो। कैपिटल और करेंसी के मूवमेंट हो पाते हैं इसमें, और अगर ये कॉर्पोरेट करता है तो फ्रीली मूव होगा, नॉन कॉर्पोरेट होगा तो इस पर कैपिटल और करेंसी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, बस और कुछ नहीं। फाइनेंशियल टूल्स में वही और अच्छे से बताऊँ तो कॉर्पोरेशन में अलाउ फॉरेन इन्वेस्ट को अलाउ करते हैं, फ्री एक्सचेंज और करेंसी हो पाता है, और नॉन कॉर्पोरेशन में रिस्ट्रिक्शन और फ्री करेंसी एक्सचेंज और सेंसेशन लगा दिया जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें जियो पॉलिटिक्स रूल्स के जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ग्लोबल लेवल पर होते हैं और प्रमोट कॉर्पोरेशन करते हैं। तो इसमें होता है एक IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO। IMF इन द सेंस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी मतलब पैसा, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे हेल्प करता है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट में काम करता है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब ट्रेड को अच्छा करने में काम करता है। तो IMF में मॉनेटरी कॉर्पोरेशन होता है, एक्सपेंशन के लिए पैसा देता है, बैलेंस ग्रोथ करने के लिए पैसा देता है,
और जिसका मेन रिसोर्स होता है ना वो बीओपी डिफिकल्टीज में पैसा देता है। बीओपी इन द सेंस सबसे इंपॉर्टेंट है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रबल। अगर मान के चलो पाकिस्तान पैसा नहीं दे पा रहा है, लोन नहीं चुका पा रहा है, तो भाई वो आईएमएफ की तरफ से पैसा लेगा, ठीक है, और एक्सचेंज रेट को स्टेबिलिटी करने के लिए काम करता है। वहीं पे वर्ल्ड बैंक जो होता है डेवलपमेंट के लिए IBRD और IDA से पैसा ले सकता है, ठीक है। IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो पुअर कंट्री या मिडल कंपनी को लोन देता है, और IDA मतलब सबसे एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो पूरेस्ट से पूरेस्ट कंट्री को यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। इसमें से फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस, रिसोर्स नॉलेज शेयरिंग, पार्टनरशिप, सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन, पॉवर्टी को कम करता है, लोअर इंटरेस्ट में लोन देता है, ग्रांट्स देता है, हेल्थ देता है, इंफ्रा देता है, एडमिनिस्ट्रेशन देता है, एग्रीकल्चर देता है, प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करता है, ये सब चीज़ें। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस लीगल ग्राउंड रूल्स एक बराबर रूल सकता है, एग्रीमेंट रखता है, बाइंड गवर्नमेंट करता है, निगोशिएशन और साइनिंग बिटवीन मेंबर्स कंट्री करवाता है। फिर स्मूथ रहे और प्रेडिक्टेबल रहे कि गवर्नमेंट क्या करने वाला है आगे जाके, ये नहीं कि अनप्रिडिक्टेबल रहे, तो फिर भाई ट्रेड ही नहीं करेंगे ना हम लोग। हाँ, अभी बोल रहे हो कि 5% टैक्स लगा रहे हैं, कल बोलोगे एकदम से 25% लगा दिया, तो वो थोड़ी होगा, प्रेडिक्टेबल रहे। हाँ भाई 5 से 6 होगा मुश्किल से मुश्किल, ऐसा प्रेडिक्टेबल रहे, तभी कंपनियाँ ट्रेड करना चाहते हैं, कंट्रीज ट्रेड करना चाहते हैं, डिस्पाइट सेटलमेंट हो पाए, ठीक है। फिर उसके बाद वार ना हो पाए, फ्रीली ट्रेड हो पाए, तो ये सब चीज़ें मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये था ओवरऑल समरी। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब कि जैसे व्हेन व्हाट आर द काइंड ऑफ एग्रीमेंट और डिफरेंट कंट्री हैव विद ईच अदर, किस तरीके के एग्रीमेंट्स ट्रेड होते हैं अलग अलग कंट्रियों के बीच में। तो इसमें 2 टाइप में आते हैं, एक होता है बिटवीन कंट्रीज और एक होता है अदर कंट्रीज। बिटवीन कंट्रीज इन द सेंस कुछ कंट्रीज क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं मेंबर कंट्रीज़, और अदर कंट्रीज़ में जो ग्रुप फॉर्म नहीं करते हैं उनको नॉन मेंबर कंट्रीज़ बोलते हैं। अब इसको मैं समझाता हूँ। सपोज़ करो एक कंट्री 1 है और कंट्री 2 है, ये आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें ये दोनों ने क्या, इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है बिटवीन कंट्रीज़ में। तो अभी इन्होंने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन कम कर दिया बिटवीन कंट्रीज़, तो ये इनके दोनों के लिए फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर यही इस कंट्री से कोई इनके बीच में अगर कोई ट्रेडिंग हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है कि ये बिटवीन कंट्रीज़ का पार्ट नहीं है ना, मेंबर कंट्रीज़ का पार्ट नहीं है, तो इसको इसमें नहीं क्या, इसमें रिस्ट्रिक्शन इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वेलफेयर गिर जाता है। और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक वेलफेयर तब गिरता है इफ़ अगर मेंबर कंट्री ही अगर एक्सपेंसिव है, इन द सेंस मान के चलो ये नहीं क्या, मुझे पार्ले जी का बिस्किट 10 रुपये में दे रहा है और मैं इसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका हूँ, मैं इसके साथ एक मेंबर कंट्री के बीच में कि मैं इसके बीच में ट्रेड कर रहा हूँ। अगर ये एक्सपेंसिव में दे रहा है और ये मेरे को 5 में दे रहा है, तो मैं इसकी तरफ से लूँगा नहीं, मैं इसकी तरफ से लूँगा क्योंकि ट्रेड हुआ है हमारा बिटवीन कंट्रीज़ में, मेंबर कंट्रीज़ में है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे को अगर इफ़ मेंबर कंट्रीज एक्सपेंसिव, तो कहीं ना कहीं ये मेरे इधर के कंज्यूमर्स के लिए बहुत ये बेकार चीज़ हो जाता है। तो ये बताता है मेंबर्स बिटवीन, अगर मेंबर कंट्री माल महंगा दे रहा है एज कम्पेयर टू नॉन मेंबर कंट्री, फिर भी हम मेंबर कंट्री से ले रहे हैं, सो इकोनॉमिक वेलफेयर कहीं ना कहीं डाउन होगा। और इफ़ द मेंबर कंट्रीज एक्सपेंसिव मीन्स बेनिफिट ऑफ फॉर बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स यहाँ पे गिर जाएगा, समझे, इसको नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, ट्रेडिंग ब्लॉक्स और आरटीएस। अब किस तरीके से एग्रीमेंट्स होते हैं ये सब चीज़ को देखते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन द सेंस को रिमूव कर दिया जाता है कि तुम कितना भी माल बेच सकते हो, कितना भी एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, उसको हम लोग फ्री ट्रेड एरियाज़ बोलते हैं। फिर फ्री ट्रेड एरियाज़ में मतलब ऑल बैरियर्स में अगर मैं ऑल कंट्रीज मिला दूँ, मतलब मुझे अगर ये देश से मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तुम भी मेरे साथ ट्रेड नहीं करते हो, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो सिमिलैरिटीज और क्लोजनेस ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्लोजनेस ज़्यादा आएगा, इतना समझो। ऑल बैरियर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को अगर हम लोग हटा देते हैं तो हम लोग उसको फ्री ट्रेड एरिया बोलेंगे। और उसी में अगर हम लोग ऑल कंट्रीज़ यानी कि कॉमन सेट ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, अगर मुझे एक कंट्री नहीं पसंद है, तुम भी उसके साथ ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो मीन्स हम लोग भाई तो हम लोग और क्लोज हो जा रहे हैं। मतलब पहले तो मैंने हटाया, अब तुम मेरे सिमिलैरिटी से मैच कर रहे हो, तो अब उसको हम लोग बोलेंगे कस्टम यूनियन। अब ठीक है, अब ऑल बैरियर, ठीक है, ऑल बैरियर मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हटा दिया, मतलब फ्री ट्रेड को अगर मैं मान के चलो कंट्री ये है जिसने दो कंट्रीज़ के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैरियर्स को हटा दिया गया है। अब उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, लेबर और कैपिटल गुड्स का भी सप्लाई कर रहा हूँ कि भाई मैं लेबर भी दूंगा और कैपिटल गुड्स भी सप्लाई करूँगा, मूव करूँगा, ठीक है, मूव कर सकते हो तुम भी, ठीक है। वी पीपल एक्सचेंज लेबर और कैपिटल ऑल्सो, तो हम लोग उसको फिर कॉमन मार्केट बोलेंगे जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हटा दिया जाता है और लेबर और कैपिटल गुड्स को भी हटा दिया जाता है। अब इसमें अगर मैं और अच्छे से क्लोजनेस बढ़ाना चाहूँ तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि ऑल बैरियर्स के साथ साथ
अगर मैं कॉमन इंस्टीट्यूट और इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द यूनियन करूँ तो मैं इकोनॉमिक यूनियन भी करूँगा, जिसमें मैं इकोनॉमिक पॉलिसी और कॉमन इंस्टीट्यूशन रखूँगा, सेम रखूँगा, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को भी हटा दूँगा बैरियर्स को। फिर उसके बाद हम लोग उसको कॉमन यूनियन बोलेंगे, इनका कॉमन यूनियन इनका। फिर उसके बाद अगर मैं कॉमन करेंसी कर लेता हूँ, मतलब दो कंट्री है जिनमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, यानी कि इंडिया और नेपाल में कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चार्जेस नहीं है, एग्जाम्पल में समझो, और उनकी करेंसी भी सेम हो जा रही है, तो मैं उनको बोलूँगा मॉनेटरी यूनियन, यानी कि पैसा सेम है। इकोनॉमिक इन द सेंस इंस्टीट्यूशन और पॉलिसी सेम है। कॉमन मार्केट इन द सेंस लेबर और कैपिटल सेम है, और एक्सपोर्ट वगैरह सब सेम ही रहता है। और कस्टम इन द सेंस तुम्हारी सोच और मेरी सोच सेम है, और फ्री ट्रेड मतलब बस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को हटा देता है। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट और को हम लोग एम से बोलते हैं, इम्पोर्ट को हम लोग एम और एक्सपोर्ट इन द सेंस एक्स। नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट जो बोलता है, हम लोग बोलते हैं कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर मान के चलो मैं 500 का माल बेच रहा हूँ और 300 का माल मैं खरीद रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं 200 का माल एक्स्ट्रा बेच रहा हूँ, इन द सेंस वो मेरा नेट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो अगर वो प्लस में आता है तो वो कंट्री के लिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक में ओपन ट्रेड होता है और एक क्लोज ट्रेड होता है। ओपन ट्रेड से ये जो ओपन ट्रेड में जो भी प्राइसेस होते हैं वो वर्ल्ड प्राइस पे डिपेंड करता है, यानी कि वर्ल्ड प्राइस की डिमांड है सप्लाई जोन पे जो भी कमोडिटीज़ होते हैं। और क्लोज प्राइस इन द सेंस जो कंट्रियाँ ओपन फॉर ट्रेड नहीं होते हैं, लाइक नॉन कॉरपोरेशन भी होता है, नॉन कॉरपोरेशन के साथ साथ नेशनलिस्ट होता है, यानी कि ऑटार्की। तो यहाँ पे ऑटार्की प्राइस होता है, मतलब कंट्री के अंदर की डिमांड और सप्लाई से मैच करता है, और फिर ये बेस्ड ऑन वर्ल्ड प्राइस पे नहीं होता है। अब मैं बात करता हूँ वर्ल्ड प्राइस क्या होता है। वर्ल्ड प्राइस इन द सेंस पढ़े ना, ओपन में वर्ल्ड प्राइस पे डिपेंड करता है। वर्ल्ड प्राइस क्या होता है? वर्ल्ड प्राइस बेस्ड ऑन ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, ये सब होता है। फिर उसके बाद फ्री ट्रेड इन द सेंस गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, तो यहाँ पे बराबर इक्विलिब्रियम बना रहता है वर्ल्ड प्राइस पे, ठीक है। फिर वही बात करते हैं हम लोग ट्रेड प्रोटेक्शन। तो ट्रेड प्रोटेक्शन मतलब टू सेव डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, कुछ को हम लोग इम्पोर्ट टैरिफ क्वाड्स रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, मतलब जो प्राइस मान के चलो अगर मैं यहाँ पे कुछ खरीद रहा था और मैं यहाँ पे इतने क्वांटिटी खरीद रहा था इतने प्राइस पे, मतलब 5 रुपये के प्राइस पे मैं 10 खरीद पाता था, अब मेरे को 7 के प्राइस पे मैं बस 8 ही खरीद पाऊंगा, मतलब क्वांटिटी भी बढ़ गया और प्राइस भी मेरा, क्वांटिटी कम हो गया और प्राइस मेरे को बढ़ गया, ठीक है। तो ये होता है टैरिफ लगाने की वजह से। अब FDI और FPI का मतलब मैंने समझाया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो डायरेक्टली ओनरशिप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेसेस में, हाँ, ओनरशिप और कंट्रोल लेने के लिए। और FPI मतलब जो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज, शेयर और बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द सेंस जब दो कंट्री में से कोई एक कंट्री ज़्यादा एफिशिएंट प्रोड्यूस करे, उसको हम लोग एब्सोल्यूट एडवांटेज बोलते हैं। इन द सेंस इंडिया 2 मशीन प्रोड्यूस कर पाता है पर पर्सन से, और UK 5 मशीन प्रोड्यूस कर पाता है पर पर्सन से, ठीक है। तो UK के पास एक एब्सोल्यूट एडवांटेज है, क्योंकि वो उस चीज़ में माहिर है, उस चीज़ में वो कम कॉस्ट में ज़्यादा एफिशिएंसी बना पा रहा है, और यही होता है। एब्सोल्यूट में दोनों में देखते हैं कौन अच्छा कर पा रहा है। लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज इन द सेंस ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को छोड़ के दिखता है। मान के चलो अगर मैं एक वीट बना रहा हूँ और एक मशीन बना रहा हूँ, इंडिया में अगर मैं वीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाता हूँ और मशीन कम प्रोड्यूस कर पाता हूँ, तो मशीन मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा कि मैं इसको छोड़ के इसको बनाऊंगा वीट को। तो वीट अगर मैं 10 बना रहा था और मशीन में 2 बना रहा था, तो मैं 2 को छोड़ के और मैं यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा 14 वीट प्रोड्यूस करूँगा। तो ये मेरा कंपैरेटिव एडवांटेज वाला मीन्स जिस फील्ड में मैं स्पेशलाइज्ड हूँ उसी फील्ड का प्रोडक्ट को मैं बनाऊँगा, ताकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से सस्टेनेबल रहूँ। यानी कि मशीन अगर मैं देखूँ, इंडिया मशीन क्या कर रहा है, इंडिया 4 मशीन बना रहा है पर पर्सन, और पर पर्सन 10 बटर बना रहा है, और UK 3 बना रहा है पर 5 बटर बना रहा है। तो कहीं कहीं मेरा बटर में इसके मुकाबले में ज़्यादा बना पा रहा हूँ, और मशीन इतना ज़्यादा है नहीं। तो मैं क्या बोलूँगा कि एक काम करता हूँ, मैं बटर ही ज़्यादा बनाता हूँ, मतलब जो मैं यहाँ पे 10 बटर बनाता, अब मेरा वो 18 बटर बन जाएगा ना, मतलब एक्स्ट्रा बटर बना। और UK क्या करेगा, बटर छोड़ के वो 3 की जगह पे अब 7 मशीन बनाएगा। तो मैं UK से अभी भी इनके बीच में ट्रेड होगा, तो UK मेरे को मशीन देगा, मैं इसको वीट दूंगा या फिर बटर दूंगा, बात ही होता है। तो इसी को बोलते हैं कि इंडिया हैज़ स्पेशलाइज इन बटर। सो इंडिया को सिर्फ बटर के प्रोडक्शन पे स्पेशलाइज और फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे, तो यानी कि बेनिफिट्स और कॉस्ट पे। तो देखो लोअर रिलेटिव कॉस्ट, यानी कि कंपैरेटिव अगर ट्रेड हो रहा है, जैसे मैंने इस कंपैरेटिव में ट्रेड किया कि भाई तुम मेरे को ये बना के दो, मैं तेरे को ये बना के दूंगा, तो कंपैरेटिव एडवांटेज मतलब स्पेशलाइज गुड मिलता है और टोटल ग्लोबल आउटपुट अच्छा होता है। फिर न्यूअर मॉडल के हिसाब से कॉस्ट कम होता है, हमको वैरायटी ज़्यादा देखने को मिलता है अगर स्पेशलाइज है तो, और एफिशिएंसी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी अच्छा होता है। फिर प्राइसिंग पावर ऑफ डोमेस्टिक मोनोपोलिस्ट, जो मोनोपोलिस्ट अपना दादागिरी चलाते हैं उनका कम हो जाएगा। फिर डिसएडवांटेज में ये होगा कि लॉसेस ऑफ डोमेस्टिक जॉब, और ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक को इनइक्वालिटी में बढ़ाता है।
फिर एक्सपोर्टर कंट्री और इम्पोर्टेंट कंट्री आपस में शेयर नेट गेन्स करते हैं, दोनों का फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में थोड़ा गिर भी जाए तो भी चल जाता है। एक्सपोर्ट गुड्स से ये कंज्यूमर, अब मान के चलो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ अपना दूसरे माल में, तो उधर के कंज्यूमर हैप्पी होंगे पर प्रोड्यूसर हैप्पी नहीं होगा, वर्कर सैड हो जाएंगे और प्रोड्यूसर भी सैड हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोड्यूसर हैप्पी लेकिन यहाँ के कंज्यूमर अनहैप्पी रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्सपोर्टर कंपनी है वो अपने कंट्री में माल नहीं बेचेगा, वो बाहर बेचेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसकी ही कंट्री में माल कम हो जाएगा, और माल कम होने से डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा और सप्लाई भी बढ़ जाएगा अगर क्वांटिटी कम रहेगा तो। और इन लॉन्ग रन में बेनिफिट ज़्यादा होता है, ठीक है, कॉस्ट से, यानी कि एडवांटेज ज़्यादा होता है और कॉस्ट से, ठीक है। फिर बात ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हम लोग क्यों लगाते हैं? इकोनॉमिक्स को भी सपोर्ट नहीं करते ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, उनके हिसाब से मार्केट जैसा है वैसा छोड़ दो, वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। पर कुछ जगह पे हमें ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है। इन द सेंस सब हम इकोनॉमिस्ट कहाँ सपोर्ट करते हैं? इन्फेंट इंडस्ट्रीज, अगर न्यू इंडस्ट्रीज है वहाँ पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा दो, ताकि ज़्यादा लोग हमारे इधर पे माल बेच ना पाए अपने इधर, ताकि हमारे कंपनियाँ जो न्यू कंपनियाँ वो ग्रो कर सकें। फिर नेशनल सिक्योरिटीज़, भाई मान के चलो अगर एनएससी है मेरा, तो मैं उसके रिलेटेड कोई और डिपॉजिटरी कंपनी, मान लो CDCL, तो मैं CDCL के और कोई बाहर का फॉरेन कंपनी को एंट्री नहीं करने दूंगा अपने डिपॉजिटरी में, ताकि मेरा वो नेशनल सिक्योरिटी में रहे, है ना। मेरी इधर की कंपनियाँ वो सब बस कर पाए। और नॉट सपोर्ट इन द सेंस प्रोटेक्टिव डोमेस्टिक जॉब और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। डोमेस्टिक जॉब में ये होता है कि भाई तुम कब तक बचा के रखोगे, खुद यहाँ के लोगों को काम करना चाहिए, ये सब चीज़ें करना चाहिए, है ना। ये भले ही जॉब बचाता है पर अभी कंज्यूमर प्राइस बढ़ा देता है, कंपटीशन कम कर देता है। कंपटीशन नहीं मिलेगा तो स्किल कैसे वर्क करेगा, है ना, एक लेबर का स्किल कैसे बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक को जो लेस एफिशिएंट बनाता है। और सेम ऐसे प्रोडक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी कंपटीशन करना चाहिए, है ना। एक्सेस प्रोडक्शन इंडस्ट्री की एफिशिएंसी और कॉम्पिटिशन को कम कर सकती है, इसलिए करो भाई कॉम्पिटिशन। फिर आप बात करते हैं अदर्स फैक्टर में, तो अदर फैक्टर्स में देखो रिटेलिएशंस, यानी कि जवाब में एक्शन लेना, ठीक है, जवाब में एक्शन लो। टैरिफ कलेक्शन गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, और काउंटरिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज इन द सेंस, अगर फॉरेन कंपनी क्या करता है ना, वो कभी अपने सब्सिडीज देता है अपने प्रोड्यूसर को, फॉरेन प्रोड्यूसर को, और इससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है और चीपर एक्सपोर्ट वो कर पाता है। तो एक काम करो, अगर मान के चलो मेरी कंट्री में 100 रुपये का गन्ना मिल रहा है, बाहर वाला 80 बेच रहा है, क्योंकि भाई 20 रुपये उसको गवर्नमेंट दे रहा है, तो वो भी 100 में बेच रहा था, पर वो उसको 20 रुपये गवर्नमेंट से मिल जा रहा है, तो वो 80 में बेच रहा है अब। तो भाई इससे तो उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 20 रुपये और उस पर लगा दूंगा टैरिफ, तो फिर वो 80 से फिर 100 हो गया, तो मतलब वो एक वर्ल्ड प्राइस पे आ जाता है वापस। फिर एंटी डंपिंग इन द सेंस, जानबूझ के यहाँ पे क्या करते हैं ना कि कंपनियाँ प्राइस कम कर देते हैं ताकि मार्केट को साफ कर सकें। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन, मतलब टैरिफ, जो टैरिफ लगाया जाता है इंपोर्ट गुड्स पे। कोटा यानी कि रिस्ट्रिक्ट ऑन क्वांटिटी, मतलब भाई सप्लाई लिमिट कर देते हैं, डिमांड और प्राइस बढ़ जाता है, और लिमिट ऑन इम्पोर्टर्स। फिर एक्सपोर्ट सब्सिडीज़, मतलब जो अभी सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देता है अपने एक्सपोर्टर्स को ताकि वो इंक्रीज़ कर सकते हैं एक्सपोर्ट्स को। फिर मिनिमल डोमेस्टिक कंटेंट, यानी कि सम पोर्शन ऑफ इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ से लेकर प्रोडक्ट बनाओ, है ना। रूल्स रिक्वायरिंग अ मिनिमम पोर्शन ऑफ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, नहीं, इससे क्या होता है, इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट मिलता है। और वॉलंटियर एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट इन द सेंस, खुद एक्सपोर्टिंग कंट्री अपने एक्सपोर्ट पे लिमिट लगा देती है, ताकि आगे वाला कंट्री ये ना देखे कि भाई उसकी तरफ से ज़्यादा एक्सपोर्ट आ रहा है, तो इसकी तरफ पे टैरिफ या फिर कोटा या फिर बैन ना लगा दूँ इसके लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग ये ग्राफ पे। तो ये ग्राफ का मतलब देखो, पहले नहीं क्या, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले नहीं क्या, फ्री ट्रेड था। फ्री ट्रेड में मेरे को ये मान के चलो 5 रुपये का प्राइस है, 5 रुपये प्राइस पे मेरे को ये माल मिल रहा था, 5 रुपये के प्राइस पे मिल रहा था, इतना सप्लाई करना पड़ रहा था और इतना प्राइस मेरे को मिल जा रहा था, मतलब इतना डिमांड था, इतना सप्लाई था, और इस जगह पर मेरे को डिमांड में इतना मैं क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पा रहा था, ठीक है, मतलब मैं इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पा रहा था, इंपोर्टेड गुड्स इतना प्रोड्यूस कर पा रहा था, बस इतने ही प्राइस पे, ठीक है, इतने प्राइस पे, और इतना ही सप्लाई लग रहा था मेरे को। अब क्या हुआ, अब टैरिफ लग गया, टैरिफ लगाया, क्वांटिटी कोटा लग गया, तो कोटा लगाने से जो मेरी इतना डिमांड, इतना प्रोड्यूस कर रहा था मैं, अब कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगा, तो वो इधर आ जाएगा। और अगर टैरिफ लग रहा है तो भाई प्राइस तो बढ़ेगा, तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो फिर भाई यहाँ पे क्वांटिटी, मेरा जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगा। देखो पहले क्वांटिटी सप्लाई कम था, अब टैरिफ लगा तो क्वांटिटी सप्लाई मेरा बढ़ गया, और जो मेरा डिमांड था ना, डिमांड जो हमारा क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांड, तो वो मेरा घट गया। पहले मैं इतना प्रोड्यूस कर पाता था, अब मैं इतना प्रोड्यूस कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा लग रहा था, मैं ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगा ना। 100 रुपये में पहले 10 पेंसिल बेच पाता था, मैं वही 200 रुपये में
क्या ही बेचूँगा, मेरे को 200 रुपये लग रहे हैं ना, तो मैं थोड़ा कम बेचूँ, कम वही उतना ही 10 ही प्रोडक्ट बेच पाऊँगा, लेकिन ये हो पाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। अब मान के चलो, अब जो प्राइस बढ़ा, इतना बढ़ा, तो कहीं न ये है हमारा मान के चलो ये इतना लगता था कंज्यूमर सरप्लस को, मतलब कंज्यूमर को इतना बेनिफिट होता था, लेकिन अब वो इतना ही बेनिफिट होगा, तो कंज्यूमर का लॉस हो गया। फिर उसके बाद मान के चलो प्रोड्यूसर को पहले प्रोड्यूसर को इतना पैसा देना पड़ता था, इतना पैसा लगता था, अब इतना पैसा लग रहा है, जिसमें से तो ये पार्ट तो बस गवर्नमेंट का टैक्स में चल जाता है, और ये पार्ट नहीं कि पूरा गवर्नमेंट ले लेता है, तो भाई वो पैसे नहीं कमा पाता है ना, तो कहीं न कहीं ये दिक्कत आ जाता है। तो ओवरऑल टैरिफ कोटेशन से जो प्राइस डोमेस्टिक होता है वो इंक्रीज़ होता है, डिमांड घट जाती है, इंपोर्टेड गुड घट जाती है, क्योंकि पहले जो मैं इतना प्रोड्यूस करता था, मैं इतना प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, और उसमें से इतना तो गवर्नमेंट ही ले रहा है, और ये डेड वेट लिस्ट लॉस है, जो इसमें किसी का फ़ायदा नहीं होता, और इसमें मैक्सिमम कंज्यूमर का ही लॉस होता है। तो जो प्रोड्यूसर सरप्लस यानी कि फ़ायदा की बात करें, तो भाई प्रोड्यूसर का फ़ायदा इसमें देखो, स्टार्टिंग में फ्री ट्रेड में ई होता था, अब इसमें प्रोडक्शन ट्रेड की वजह से सी और ई लग जा रहा है, तो प्रोड्यूसर का तो प्राइस बढ़ गया। और कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर को पहले इतना फ़ायदा मिलता था, इतना फ़ायदा मिलता था, COCDHGB, लेकिन अब नहीं क्या, बस O और B मिल रहा है, मतलब O और B इतना ही फ़ायदा मिल रहा है कंज्यूमर को। फिर उसके बाद बढ़ते हैं गवर्नमेंट को पहले नथिंग मिलता था, लेकिन अब उसको H एज अ टैक्स मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस, यानी कि अगर सब चीज़ को मैं हटा दूं कि ई और ई इसको कैंसिल करूं, तो प्रोड्यूसर सरप्लस मतलब ये कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर को सी का फ़ायदा मिलता है, यानी कि कंज्यूमर पहले 50 रुपये का माल बेचता था, अब वो 100 रुपये का माल बेच रहा है, तो वो 50 को हटा दो, मतलब 50 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे। और कंज्यूमर सरप्लस यानी कि माइनस में मिल रहा है, माइनस इन द सेंस पहले उसको नहीं क्या इतना मिलता था, अब उसको बस इतना मिल रहा है, तो इसको हटा दो, तो CDHG उसको कंज्यूमर सरप्लस को इतना ही बस नुकसान मिल रहा है अब। और सोसाइटल वेलफेयर यहाँ पे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? क्योंकि D और G यानी कि D और G डेड वेट लॉस में आ जा रहे हैं, यानी कि ये किसी को यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस CDHG, यानी कि जो पहले कंज्यूमर सरप्लस इतना फ़ायदा मिलता था, अब वो बस इतना और इतना ही O और B का ही फ़ायदा मिल पा रहा है, तो इतना लॉस हुआ है कंज्यूमर का, ठीक है। और लॉस बहुत ज़्यादा है कंज्यूमर का एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक और प्रोड्यूसर का, और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट के फ़ायदे में, क्योंकि प्रोड्यूसर का तो बस C का फ़ायदा मिल रहा है प्राइस बढ़ने पे, और गवर्नमेंट का H का फ़ायदा मिल रहा है, तो ये दोनों के फ़ायदे से बढ़ के कंज्यूमर का इतना लॉस जा रहा है ना, ये पूरा इतना, तो ये होता है। फिर बात करते हैं हम लोग यही वापस से VER, यानी कि जो मैंने यहाँ पे बताया था ना, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेन, यानी कि वॉलंटरी मतलब खुद से एक एक्सपोर्ट कंपनियाँ एक्सपोर्टेड कंट्री रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं, ठीक है, ताकि टैक्स वगैरह ना लग जाए। तो वापस से उसमें भी एक यही चीज़ है कि फ्री ट्रेड में भाई मैं इतना सप्लाई करता था, ठीक है, इतना सप्लाई करता था, और इतनी प्राइस थी मेरी, और इतना क्वांटिटी डिमांड में बना पाता था, लेकिन जैसे प्राइस VER मैंने खुद से लगाया तो सप्लाई बढ़ गया, मतलब प्राइस बढ़ गया, तो मैं सप्लाई भी बढ़ा दिया वही बराबर, लेकिन क्वांटिटी मेरा कम हो गया, है ना, तो ये बात होता है। तो इम्पोर्टेड गुड्स मेरे कम हो गए, क्योंकि जो इतना प्रोड्यूस करता था मैं इतना ही कम कर पा रहा हूँ, प्राइस बढ़ गया, डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ गया, है ना। फिर एक्सपोर्ट ऑन सब्सिडीज़, मतलब प्रोड्यूसर यानी कि चाइना गवर्नमेंट जब देता है प्रोड्यूसर को पैसा कि भाई तुम लोग एक्सपोर्ट करो, तो वही सब चीज़ हो गया। इससे खुद की कंट्री में जो एक्सपोर्टर होता है वो खुद की कंट्री में नहीं बेचता, इससे कंज्यूमर वहाँ के डिससेटिस्फैक्ट कंज्यूमर सरप्लस वहाँ पे गिर जाता है, ठीक है, और इससे वहाँ पे की प्राइस बढ़ जाती है, ऐसा होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन वहाँ पे कम हो जाता है। फिर एक्सपोर्टिंग सब्सिडीज़ में भी 2 टाइप आते हैं, एक स्मॉलर कंट्री और एक लार्जर कंट्री। स्मॉलर कंट्री में गवर्नमेंट अगर कुछ पैसा दे रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो इससे वहाँ के लोगों का तो भाई ऑब्वियसली डोमेस्टिक कंज्यूमर प्राइस बढ़ जाएगा, मतलब वहाँ के लोगों को ज़्यादा महंगा में ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड वहाँ पे कम ज़्यादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगा, क्योंकि बाहर बेच दे रहे हैं। तो एक्सपोर्टर का तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन डोमेस्टिक कंज्यूमर वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो उनका कम हो जा रहा है, डोमेस्टिक प्राइस इंक्रीज़ हो जा रहा है, वर्ल्ड प्राइस में नो चेंज हो रहा है। क्योंकि वर्ल्ड प्राइस में क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि छोटे कंपनियाँ हैं, छोटे कंट्री है, तो इनके सप्लाई से कोई झाड़ फर्क नहीं पड़ेगा। वही लार्ज कंट्री अगर है, तो उसमें क्या कर रहा है, गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ दे रहा है, इससे गवर्नमेंट एक्सपोर्टर वो क्या कर रहा है ना, वो
गुड्स सप्लाई कर पा रहा है चीपर में, तो वो बहुत बड़ा कंट्री है। तो कहीं ना कहीं इससे जब ज़्यादा सप्लाई, ज़्यादा सस्ते में ज़्यादा माल मिल जा रहा है तो वर्ल्ड प्राइस कम हो जा रहा है। तो सप्लाई ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। तो इससे बेनिफिट किसको हो रहा है? फॉरेन कंज्यूमर को, लेकिन लॉस क्यों हो रहा है? फॉरेन प्रोड्यूसर को। फिर बात करते हैं, देखो ओवरऑल टैरिफ, कोटा और वीआर से नहीं क्या इम्पोर्ट कम हो पाता है, प्राइस बढ़ जाता है उधर का, है ना, क्योंकि डिमांड ऑब्वियसली बड़ा रहता है ना, तो डिमांड रहता है तो, और सप्लाई कम रहता है, तो सप्लाई कम रहता है तो प्राइस बढ़ जाता है। फिर कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि कंज्यूमर को भाई महंगा में मिल रहा है तो सस्ता गिर जाता है। और डोमेस्टिक सप्लायर, तो भाई डोमेस्टिक वहाँ के लोग फिर सप्लाई ज़्यादा करने लगते हैं, उनका फ़ायदा होता है, प्रोड्यूसर सप्लायर भी बढ़ जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है फॉर लार्जर कंट्री। अगर लार्जर कंट्री अगर इम्पोज कर रहा है टैरिफ, तो इससे क्या होता है ना, मान के चलो कि भाई एक कंट्री था, मतलब एक लार्जर कंट्री और एक स्मॉलर कंट्री ज़्यादा इस पर इम्पोर्ट कर रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टैरिफ लगा दिया, ठीक है। मतलब अब मेरा जो ये 50 रुपये का माल बेचता था, और तो अभी ये इसका रेट नहीं क्या 60 रुपये कर दिया, हो गया 60 रुपये, ठीक है। मैंने क्या किया, इम्पोज टैरिफ लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं सिंपली ये करूँगा ना कि भाई मेरे तरफ तो ज़्यादा इंपोर्ट होता था, तो मैंने इसको टैरिफ लगा दिया कि भाई कम कर करके। अब इसने क्या किया, 60 रुपये की जगह पे नहीं किया, क्योंकि मैंने 10% का लगाया था, तो अब इसने क्या किया, वापस से 35 रुपये रेट ला दिया, 35 रुपये। अब इसमें लगाओ भाई 10%, तो कितना भी होगा, तो मुश्किल से 3 रुपये समथिंग बढ़ेगा, मतलब 38 रुपये। तो अब जो मैं 50 में पहले लोगों को मिलता था, मैं अब उसको 40 में मिल रहा है, 40 में मिल रहा है, तो वापस से लोग इसको खरीदेंगे। तो इसीलिए नहीं, लार्जर कंपनी अगर इम्पोर्ट टैरिफ कोटा करता है तो में इंक्रीज नेशनल वेलफेयर, पूरी दुनिया के लिए वो प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि भाई ये कंट्री का मैक्सिमम रेवेन्यू तो इसी बड़े वाले कंट्री के पे एक्सपोर्ट करने से होता था ना। और ये बड़ा वाला कंट्री अगर इम्पोर्टिंग कंट्रीज पे लगा देगा रिस्ट्रिक्शन, तो भाई फिर ये कंट्री क्या करेगा, इसीलिए इनको मजबूरी में प्राइस को कम करके फिर बेचना पड़ता है ताकि वहाँ के लोग खरीदें, तो कुड रिड्यूस वर्ल्ड प्राइस, इसलिए यही एक एक्सेप्शन है। फिर कैपिटल रिस्ट्रिक्शन, यानी कि कई कंट्री क्या करता है, कंट्री कहता है कि भाई अगर तुम कुछ फॉरेन कंट्री अगर अंदर आ रहा है, कंट्री में आ रहा है, तो वो प्रॉफिट लेके पूरा लेके नहीं जा सकता है, कुछ परसेंट प्रॉफिट उसको यहीं पे रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोलता है कि भाई बाहर इन्वेस्ट मत करो, या फिर बाहर की कंट्री अगर इन्वेस्ट कर रही है तो कुछ सर्टन इंडस्ट्रीज पे मना है उनको इन्वेस्टमेंट करना, फिर ठीक है। और अगर कंट्री के लोग अगर बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो रिटर्न्स आएगा उसमें हम लोग टैक्स लेंगे, ऐसा वैसा सिस्टम लगा देते हैं ताकि कैपिटल रिस्ट्रिक्शन इंक्रीज़ करते हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर कहीं ना कहीं से डाउन होता है। शॉर्ट टर्म में भाई मे बी गुड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में भाई ये इतना अच्छा नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में बैड ही होता है, ठीक है। तो ये था हमारा 2 यूनिट।